T20 वर्ल्ड कप में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जितनी भी एशियन टीम्स थी उनमें से जो 5 एशियन टीम्स थी खास करके, जिनसे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इस T20 वर्ल्ड कप में, जो कि बहुत सारे एक्सपेक्टेशन अपने साथ लेकर आ रही थी कि शायद ये जो टीम्स हैं ये कहीं ना कहीं कुछ हमें बेहतर परफॉर्मेंस देकर दिखाएंगी, और या फिर एक खास करके बड़ी जीत जो है फुल के खिलाफ जीत जो है वो हमें देखने को मिलेगी, या फिर एक नेक्स्ट राउंड क्रैक करने में ये टीम कहीं ना कहीं कामयाब हो सकेगी। ये वो 5 टीमें थी, नामीबिया, नीदरलैंड, नेपाल, स्कॉटलैंड और ओमान। इन 5 टीमों की यहाँ की बात करते हैं, इनसे एक्सपेक्टेशंस जो थी वो बहुत हाई थी। अब तक हमने बात की कि उन मैचेस में इनके मैचेस में इन्होंने क्या कुछ गलतियां की है, लेकिन एक आप कह सकते हैं कि एक डिटेल रिपोर्ट अगर आपके सामने हम प्रेजेंट करें कि आखिर क्या गलतियां हुई है, क्या कुछ चीजें गलत गई इन टीमों के लिए कि आखिर सुपर 8 का राउंड भी नहीं, कुछ तो सुपर 8 का राउंड नहीं क्रैक कर पाए, कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि वो फुल मेंबर को आए वो भी वो नहीं कर पाए, और कुछ का परफॉर्मेंस तो बहुत ही ज्यादा डल रहा अपने ग्रुप स्टेज के मैचेस में भी। अगर हम बात करें आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या गलतियां इन टीमों से हुई हैं इस वर्ल्ड कप में, जानने की कोशिश करते। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो आप फोटोज देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर आपके, ये वो है कि अफगानिस्तान फैंस जो है किस तरह से जब जीते वो पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उसके बाद कल जब उन्होंने बांग्लादेश को हराया तो किस तरह से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। रोडों में जो क्राउड जो है, उसके बाद शाम में जाकर जब जो मेन चौराया चौक है वहां पर भी जाकर जो भीड़ ने जमावड़ा लगाया है, वो सब आप देखते बनते कितनी खुशी जाहिर वो कर रहे थे, रंग उड़ाने से लेकर पता नहीं क्या क्या, बहुत जबरदस्त फैंस में उत्साह था, खुशी थी जो हमें देखने को मिली, जो कल पूरी अफगानिस्तान ने कहीं ना कहीं सेलिब्रेट किया है। अब देखिए ये फोटोज जो है, अब मानकर चलिए आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अफगानिस्तान खेलता, खूब टक्कर देता और हार जाता, जरूर उसके बाद अफगानिस्तान जो है बांग्लादेश के खिलाफ टक्कर देता और हार जाता, क्या ये फोटोज आपको देखने को मिलती? वाकई क्या ऑस्ट्रेलिया को हारने से पहले हमें ये सब, क्या ग्रुप स्टेज के मैचेस में हमें अफगानिस्तान से ऐसी मैचेस आते हुए देखने को मिले? कहीं से भी देखने को नहीं मिली। लेकिन जैसे ही वो आए, उन्होंने सिर्फ टक्कर नहीं दी, उन्होंने हराया, तो ये भीड़ हमें देखने को मिली कि फैंस का जमावड़ा लग गया पूरी तरह से, सब खुशी के मारे पागल हो रहे हैं। क्यों? क्या वो सिर्फ टक्कर देकर हार जाते तो ये फोटोज हमें देखने को मिलती? क्या बांग्लादेश के खिलाफ कोई टक्कर देकर अफगानिस्तान आउट हो जाता और हार जाता, फोटोज देखने को मिलती? बिल्कुल नहीं। तो एट द एंड वही 100 बातों की आवाज जो दिल क्रिकेट लगातार कहता है, सिर्फ फाइट देने से कुछ नहीं होने वाला। जरूर फाइट 2-4 दिन का सोशल मीडिया क्रेज होता है जो धीरे धीरे ठंडा होकर साइड में पड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन अगर आप हराएंगे तो आपको वो जो चीजें हैं, वो जो मोमेंट है, वो हर वक्त यूज किया जाएगा। आने वाली एशियन टीमें बताएंगी कि देखिए पीछे एशियन टीम ने इनको ऐसे मात दी थी, तो आप क्यों नहीं कर सकते? एग्जाम्पल्स देंगे आपकी जीत के फुल के खिलाफ कि देखिए ये ब्लूप्रिंट है, इसके तहत आप उन्हें हरा सकते हैं। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये फाइट वाइट वाली जो बातें होती है, ये सिर्फ कहने के लिए, 2-4 दिन के लिए अपने टीमों को पंप अप करने के लिए, कुछ मीडिया के सामने 2-4 लेक्चर मारने के लिए, वो सब ठीक रहता है, और कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखने के लिए। लेकिन जब आप हराते हैं तो आपको इस तरह के सीन्स देखने को मिलते हैं। जो फैंस होते हैं, जो भी क्रिकेट फैटर्निटी होती है, क्रिकेट बोर्ड होते हैं, वो अपने प्लेयर्स को ये क्या करनी, बस जाइए बस टक्कर देकर आ जाइए। और खास करके उन टीमों की बात कर रहे हैं, तभी हमने ये 5 टीम पिक, बिल्कुल उन टीमों की बात कर रहे हैं जिनका कोई अभी नई उठ की टीम आई भी नहीं है। जितनी 5 टीम है, सबको 20-20 साल करीब हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने पर हुए, मिनिमम 20-20 साल करीब हो गए जब उन्होंने शुरू किया होगा पहली बार इंटरनेशनल डिविजन हो या किसी से भी हो। तो इसीलिए ये 5 टीम्स ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, और क्रिकेट अपनी उस बात पे कायम रहेगा कि इन 5 टीमों से जो एक्सपेक्टेशंस थी ये बिल्कुल भी खड़े उस पर नहीं उतर पाए। चलिए जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या रीजन रहे हैं। शुरुआत नीदरलैंड से मैं करना चाहूंगा। मैच के एनालिसिस क्या गलती हो तो हमने बात की है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर पर आप अगर देखेंगे तो क्या गलतियां नजर आती हैं, सीधे आप इसे पूछना चाहूंगा, नीदरलैंड्स कहां चूका इस वर्ल्ड कप? नहीं जरूर देखिए, नीदरलैंड्स के जो प्लेयर रहे हैं पूरे अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस इतना अप टू द मार्क रहा नहीं है। अगर आप ओवरऑल प्लेयर देखिए, कोई डिपार्टमेंट नहीं है यहाँ कि बॉलिंग डिपार्टमेंट या बैटिंग डिपार्टमेंट, लेकिन पूरी टीम ने ऐसा बहुत डिसअपॉइंट किया है। बहुत सही कहा। अगर आप देखेंगे लास्ट ट्राई सीरीज में आप देखें, नजर डालें नीदरलैंड की जो ट्राई सीरीज हुई थी वहां पर भी कुछ खासा नहीं था। आप देखेंगे सिर्फ ओपनर जो थे माइकल लेविट जो प्लेयर है उनके, वो रन कर रहे थे तो टीम बहुत एकदम ऊपर तक पहुंच रही है, स्कोर कर रही है। वो नहीं कर रहे तो टीम एकदम डब्बा गुल खत्म टीम का। तो इस वर्ल्ड कप में क्या हुआ, लेविट चले नहीं तो टीम का हाल भी बेहाल रहा। और बॉलिंग से भी आप देखें परफॉर्मेंस बिल्कुल एकदम बिलो एवरेज परफॉर्मेंस रही है। पॉल मैकरेन भी हो, बेस्ट लीड भी हो, कोई खासे हमें नजर नहीं आया बॉलिंग से। अगर हम इवन किंगमा भी है, एक मैच छोड़कर उसके बाद वो भी फ्लॉप रहे, बिल्कुल फ्लैट रहे, कोई भी नजर नहीं आया। तो आप हर डिपार्टमेंट में देखें, वेस्ट लीड जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर, स्कॉट एडवर्ड्स का कुछ ना कर पाना, बैट से कुछ भी कोशिश भी कर रहे हैं तो भी रन नहीं जा रहा। वो कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे, शॉट मारने का ट्राई भी कर रहे हैं, लेकिन वो जाता ही नहीं है कभी। इससे पता चलता है कि कितना ज्यादा लैक है T20 में एक्सपीरियंस की। अगर हम बात करें
इन प्लेयर्स में जिनको लिया गया है। विक्रमजीत सिंह को भी आप देख लें, 1 डाउन ट्राई किया गया, उन्हें ट्राई सीरीज में भी यहाँ पर भी फ्लॉप। और मैक्स रॉड भी अनफॉर्चुनेटली बहुत स्लो है। बिल्कुल सही कहा, वो स्लोइश स्टार्ट लेते लेते ही चले जाते हैं। जी हाँ, इतने में बहुत वक्त हो जाता है। जरूर, वो स्टार्ट लेते लेते ही टीम डगआउट पर बैठ जाते हैं। जैसे ही शुरू हुआ 30 बॉलों में 30 रन बना लिए उन्होंने, अब लगेगा अब बदलेंगे, नहीं, वो सीधा डगआउट में चले जा रहे हैं। तो दिक्कत बहुत ज्यादा है बैटिंग में भी। जो आपने टॉप प्रो T20 लीग खेला था अपने यहाँ पर एक सीरीज, उससे भी प्रिपरेशन में कोई मदद नहीं मिली। आर्यन दत्त सिर्फ लेफ्टी बैट्समैनों के खिलाफ कारगर है, राइटिंगों के खिलाफ तो ऐसे लगते हैं जैसे कोई थर्ड क्लास स्पिनर बॉलिंग करा। बिल्कुल, यानी आर्यन का सिलेक्शन सिर्फ इस बेस पर हो कि सामने वाली टीम में कितने लेफ्टी है। बताइए, अगर ये बॉलिंग अगर क्वालिटी है तो डेफिनेटली आर्यन दत्त भी एक वेस्ट अपॉर्चुनिटी नजर आते हैं। यार आपने बहुत सही कहा कि किसी भी डिपार्टमेंट में हमें वो चीज देखने को नहीं मिली कि चलिए हाँ इस डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा किया, इस डिपार्टमेंट डिसअपॉइंट किया, लेकिन ना ही हमें बॉलिंग में वो बात देखने को मिली, ना ही वो बैटिंग में हमें देखने को मिली। नो डाउट बॉलर्स ने एक आध मैचेस में, साउथ अफ्रीका वाला मैच था उसमें थोड़ी बहुत कोशिश जरूर की, लेकिन अगर आप बड़े पिक्चर पर देखेंगे तो उनके विकेट्स, उनके नंबर्स, उनकी इकोनॉमी और सही वक्त पर विकेट्स निकाले, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल निशान जरूर यहाँ पर हो जाते हैं। और एक चीज और है कि टीम ने जब ये स्क्वाड अपनी अनाउंस की, उन्हें पता था कि हमें इस ग्रुप में जाना है, जब उन्हें पता था कि जो उनकी जो ये प्राइम स्क्वाड वो लेकर जाना चाह रहे हैं, ये स्क्वाड जो है हमें क्या T20 के मोड पर खुद को ढालने के लिए कैपेबल है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्या हम उनके लिए कुछ तैयारियां करा सकते हैं। उस नेपाल ट्रांजिशन सीरीज के बाद एंड सीधे आकर हमें देखने को मिला कि वो आयरलैंड ट्रांजिशन जो सीरीज खेले हैं, बस वही बीच में हमें खेलते हुए नजर आए। उसके बीच में काफी बड़ा एक गैप नजर आया, क्योंकि जब आप एक स्क्वाड को लेकर चलते हैं, जबकि आपको पता है कि ये स्क्वाड उतनी ज्यादा T20 में खुद को देख नहीं पा रही है, उसमें ढालने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो मैचेस अगर कुछ प्रोवाइड करा जाते तो और बेहतर होता। नेपाल ट्रांजिशन सीरीज से लेकर आयरलैंड ट्रांजिशन सीरीज के बीच में एंड काफी ज्यादा गैप रह गया। नहीं, बिल्कुल सही कहा है, मैचेस तो मिले नहीं है, और मैचेस होने चाहिए थे, मिलने चाहिए थे, और तब जाकर इन प्लेयर पर और काम हो पाता। और ज्यादा जो गलतियां इन्होंने वर्ल्ड कप में आके की हैं, वो उम्मीद कर सकते थे कि पहले कर ले 20-20 मैचेस मिलते, 15 से 20 मैचेस, तो वहां पर वो गलतियां करते, भर भर के गलतियां करते, उन पर काम होता और अच्छा स्क्वाड सिलेक्शन होता। आप अलग अलग स्क्वाड ट्राई करते हैं ना, 15-20 मैच अगर आपको मिल रहे हैं नीदरलैंड को वर्ल्ड कप से पहले, तो स्क्वाड में सिलेक्शन होने में बहुत आसानी हो जाती है। या तो आप एक ही स्क्वाड लेकर चले, उन्हें बहुत अच्छी तैयारी कराएं, या 2-3 सीरीजेस हैं तो उसमें कुछ प्लेयर अलग अलग लेकर चलें, ताकि पता चल सके कि ये प्लेयर ने अच्छा किया है, उनको जरा वर्ल्ड कप में लेके चलते हैं। आप देखेंगे अगर नोहा क्रॉस जो थे, जो नेपाल ट्राई सीरीज में खेले थे, वो इस सीरीज में गायब थे। आयरलैंड की ट्राई सीरीज में वो गायब थे, अब कहाँ चले गए अचानक? उनको भी तो होना चाहिए था ना। ऐसा तो कोई सिलेक्शन किया नहीं है आपने जो प्लेयरों ने इतना बड़ा परफॉर्म करके दिया। तो नोहा क्रॉस कहाँ गए? आयरलैंड सीरीज में वो थे नहीं, अब नेपाल ट्राई सीरीज में वो थे, और उसके बीच में जो गैप था, जो मैच ही नहीं खेला, वो तो खैर छोड़ी। बिल्कुल, ये बात हो गई नीदरलैंड्स की। अब बढ़ते हैं अगली टीम की तरफ। ओमान की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ओमान के लिए सीधे सीधे रहा है कि कंप्लीट जो है उनके एक्सपीरियंस प्लेयर्स का फ्लॉप होगा। बहुत ही जबरदस्त टाइम पर उन्होंने धोखा दिया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आकिब इलियास की बात करें, और सिर्फ ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के सामने की बात है, इंग्लैंड के सामने बहुत ही पुअर शो देखने को मिला। महज 47 रन के अंदर टीम यहाँ पर ने अपने घुटने टेक दिए। वो एक अलग ही लेवल का एम्बैरसिंग परफॉर्मेंस था, जो कि पहली एशियन टीम बनी वर्ल्ड कप में अंडर 50 ऑल आउट होने वाली है। यहाँ पर एक्सपीरियंस प्लेयर की बात करें, आकिब इलियास हो, जिशान मकसूद हो, बिलाल खान हो, मोहम्मद नदीम हो, अयान खान हो। अयान खान ने थोड़े बहुत रन जरूर किए, 80-90 रन, लेकिन 80-90 रन काफी नहीं है। कवर स्ट्राइक पे आप जाते हैं, सब पूरे फ्लैट नजर आए। जिशान, आकिब खुद और बिलाल खान सब के सब फ्लॉप नजर आए। एक ही पूरे टूर्नामेंट में उनका थोड़ा बहुत जो फाइटिंग परफॉर्मेंस थी वो थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो आई थी उनकी थोड़ी बहुत शुरू के 10 ओवर में जब वो फील्डिंग कर रहे थे, बस। उसके अलावा हमें कुछ भी इस ओमान के लिए T20 वर्ल्ड कप देखने को है। स्कॉटलैंड ने बहुत बुरी तरह उन्हें हराया। नामीबिया ने अपने सुपर ओवर में कहीं ना कहीं मात दी थी, जहां पर बिलाल खान अपने सुपर ओवर के एक ही ओवर में 20-20 रन खाते हुए नजर आए। तो कंप्लीट एक्सपीरियंस फेलियर हुआ। वो जिस तरह से वो BPL खेल कर आए थे, बाकी जो चीजें उन्होंने इतनी खेली, जितना एक्सपीरियंस उनके पास था, तो बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं कर पाए। चाहे वो आकिब हो, कंप्लीट फ्लॉप नजर आए, जिशान भी, वो ये हमें देखने को मिला है। और यहाँ तक कि जहां पर थोड़ी बहुत पिचेस जहां पर थोड़ी सी मददगार थी स्पिन्स वगैरह के लिए, वहां पर स्पिनर्स भी उतने इफेक्टिव हमें देखने को मिला नहीं है। और रैश शॉट का जो मीटर था वो बहुत ज्यादा हाई था ओमान की बैट्समैन के लिए। जो भी आ रहा है उन्हें लग रहा है T20 क्रिकेट है, बस हमें बल्ला घुमाना है।
किसी ने पार्टनरशिप बिल्डअप करने के बारे में नहीं सोचा, स्ट्राइक रेट के बारे में नहीं सोचा, और जो भी आ रहे हैं सिर्फ बस हिटिंग करने के बारे में सोचते। थोड़ा बहुत जिन्होंने सोचा वही वहां के सबसे ज्यादा टॉप स्कोरर है इस टी20 वर्ल्ड कप में, वो थे अयान खान, जिन्होंने 92 रन करीब किए हैं इस पूरे इवेंट पर। तो यही सारे रीजंस रहे हैं ओमान के लिए। बहुत कुछ क्रॉस चेक उन्हें करना पड़ेगा, बहुत कुछ, और सबसे बड़ी बात कि अब कुछ यंग ब्लड्स को अपनी टीम के अंदर लेकर आना पड़ेगा। टी20 फॉर्मेट में खास करके हम बात कर रहे हैं, कुछ यंग लड़के चाहिए। अब आपको थोड़े से एज वाले प्लेयर्स को साइड करके कुछ नए यंग लड़कों को तैयार करना पड़ेगा आने वाले वर्ल्ड कप के लिए। अभी भी 2 साल का वक्त है, ये अच्छा टाइम रहेगा कि आप उन्हें लेकर एक पहल स्टार्ट करें। एंड अब बात करते हैं तीसरी टीम की, स्कॉटलैंड की बात करते हैं। बहुत अच्छा टूर्नामेंट जरूर गया है, लेकिन गलतियां स्कॉटलैंड से भी हुई। नहीं, जरूर देखिए अच्छा टूर्नामेंट तो गया है, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो गलतियां की हैं वो बहुत भारी पड़ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्कॉटलैंड बहुत बेहतरीन पोजीशन पर था मैच में, लेकिन जिस तरीके से बॉलर्स ने डिसअपॉइंट किया है, आप क्या कहेंगे 13 ओवर तक मैच में थे। अगर आप देखें स्कॉटलैंड के बॉलर्स ने अच्छा थामे रखा था, उसके बाद क्या, उसके बाद ना हमें बॉलर्स की तरफ से कोई प्लान नजर आया, ना कप्तान की तरफ से कोई प्लान नजर आया। लेकिन बॉलर्स जिस तरीके से फ्लैट नजर आए हैं, स्लॉट एरिया में डाल रहे हैं, शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं, कोई जान नहीं है शॉर्ट बॉल में, फील्डिंग प्लेसमेंट जिस तरीके की है, बिल्कुल ऐसा लगा कि कोई है ही नहीं। 13 ओवर में जो स्कॉटलैंड थी, आखिर के 7 ओवर में कोई और ही बॉलिंग लाइनअप हमें देखने को मिली थी उस मैच में। वो मैच एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होता अगर स्कॉटलैंड अपने नाम कर पाता, क्योंकि उस मैच में स्कॉटलैंड भर भर के उसमें था मौजूद, उसमें चांस थे उनके कि वो जीत जाते। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आखिर के 7 ओवर में बॉलिंग कराई है, वो बहुत डिसअपॉइंट किया है। उस बॉलिंग में कोई प्लान नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, बस आ रहे हैं, करा रहे हैं, मार खा रहे हैं और जा। बिल्कुल, और एक और चीज है कि इंग्लैंड के खिलाफ स्कॉटलैंड की बॉलिंग नहीं आई थी। बिल्कुल बॉलिंग नहीं आई थी, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो है यहाँ स्कॉटलैंड की जो बॉलिंग है वो बहुत बेहतरीन गई है। बिल्कुल नामीबिया और ओमान के खिलाफ कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप ही के एक ही सेम ग्रुप के आप सब टीम्स हैं, और कितनी ज्यादा बॉलिंग करा चुके हैं, वो भी खुद इतने टफ इतने हार्ड बॉलिंग खेलने के आदी नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ कैसी बॉलिंग होती, क्या वहां पर बटलर, बेयरस्टो, हैरी ब्रूक, विल जैक्स और लिविंगस्टोन जैसे प्लेयर्स जो हैं, क्या वो उन्हें रोक पाते? अभी क्वेश्चन मार्क है। क्या रोक पाते, क्या रोक लेते, क्या पता नहीं रोक पाते, तो क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं था। क्योंकि इंग्लैंड ने जो है बाकी जो एशिया टीम से उनका बहुत बुरा हाल किया है। चाहे आप नामीबिया को देखें, जो यूएसए का हाल किया, उसके बाद आप उसी में देखें ओमान का जो हाल किया, हिटिंग रही है वो जबरदस्त रही है। तो हमें ये भी नहीं पता कि स्कॉटलैंड के बॉलर्स इंग्लैंड के खिलाफ कैसी बॉलिंग कराते, क्योंकि हमने और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो देख लिया कि डिजास्टर शो हमें देखने को मिला। लास्ट के ओवर्स में ऐसा लगा कि शायद ये अचानक से स्कॉटलैंड नहीं, युगांडा बॉलिंग कराने के लिए आ गया है स्कॉटलैंड की जर्सी में। कोई प्लान नहीं, इतने एक्सपीरियंस आपके पास, क्रिस सोल, साफियान शरीफ, मार्क वार्ड, लेकिन कोई खासा कोई काम आया नहीं। मार्क वार्ड का भी इतना खासा बिल्कुल भी नहीं गया है मार्क वार्ड के हिसाब से अगर हम देखें। डेफिनेटली उन्होंने भी यहाँ पर डिसअपॉइंट जरूर किया। तो ये सबसे बड़ी बात है, बॉलिंग डिपार्टमेंट स्कॉटलैंड का इतना अच्छा, बैट्समैन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उनको फुल मार्क्स है, लेकिन बॉलर्स ने यहाँ डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, और क्या पता इंग्लैंड के खिलाफ भी हमें देखने को मिलता। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं इंग्लैंड के खिलाफ बहुत अच्छा होता, क्या पता बहुत बुरा होता, बिल्कुल क्या पता बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन वही क्वेश्चन मार्क है कि क्या पता बहुत खराब भी होता है। तो स्कॉटलैंड को बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर वो बेहतर कर पाते तो शायद हमें देखने को मिलता कि ऑस्ट्रेलिया को वो हरा पाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। स्टॉनिस को रोकने के, स्टॉनिस ने जब अटैक शुरू किया तो कभी नहीं हमें देखने को मिला कि रिची वेलिंगटन कोई प्लान कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, कोई बातचीत चल रही है, कोच इन्वॉल्व है, कुछ नहीं। सब कोच तो अपने आराम से बैठे हुए हैं डगआउट में, रिची वेलिंगटन बस बॉलर को पास कर रहे हैं, कुछ बोला और हो गया, बस यही। कोई स्ट्रैटेजी देखने को नहीं मिली जो हमें देखने को मिली अफगानिस्तान की, जब वो लगातार मैचेस में अपने इन्वॉल्व हो रहे थे, इस तरह से कोचेस और प्लेयर्स, कैप्टन इन्वॉल्व हो रहे थे, वो चीज हमें देखने को यहाँ पर क्लियरली मिस आउट हुई। तो वो हम अफगानिस्तान से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि स्कॉटलैंड नो डाउट, जब आप लिबर्टी लेते हैं कि आप एशिया की सबसे बेहतरीन टीमों में से हैं, तो डेफिनेटली आपसे उम्मीदें भी बहुत तगड़ी वाली रहेगी। ये नहीं कि आप जाइए थोड़ा सा अच्छा 160 मार दीजिए, वाह सब तारीफ करें, नहीं। आप अगर कैटेगरी आप लेते हैं इतनी हाई की, तो फिर आपकी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। नेपाल की बात करते हैं। यहाँ पर नेपाल की मैच के बीच में हमने सारी बातें की हैं, इसमें कोई दरार नहीं है, जो गलतियां मैच में उन्होंने की है। ओवरऑल अगर आप पिक्चर पर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें रही हैं। सबसे पहले तो जो बहुत आप कहें कि जो जैसे हमने पहले भी कहा है कि अगर नेपाल जो है वो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी को प्रेफर करता अपनी प्रिपरेशन को लेकर, तो बहुत ज्यादा टीम को फायदा हो, बहुत फायदा हो सकता था। वो प्रेशराइज वाले गेम, वो टफ गेम, वो टफ सिचुएशन से गेम को निकाल कर मैच को लेकर जाने वाले गेम्स अगर उन्हें मिलते तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता, जो अनफॉर्चुनेटली उन्हें नहीं मिले।
नीदरलैंड फ्रांस की सीरीज जो वो घर पे खेले थे, पिच बिल्कुल डिफरेंट थी। 180 200 रन पड़ रहे थे, उससे कुछ खास फायदा यहाँ पर होते हुए हमें दिखा नहीं। और मान के चलिए कोई सीरीज मिली भी, उसके बाद से आप देखिए इसके बीच तक हमें कुछ भी खासा देखने को नहीं मिला। आप कहेंगे वेस्ट इंडीज एक सीरीज थी, नो डाउट बहुत अच्छी थी, लेकिन उस मैचेस में आप स्कोर देखिए 200 190 200 लगता था कि कैरिबियन में जाकर आपको ये इस तरह के पिचेस मिले, बिल्कुल भी नहीं। तो सभी को पता था कि ऐसे पिचेस वहां नहीं मिलने वाले, तो उस तरह के पिचेस में खेलने का यही अगर बाहर कहीं होता तो बात जरूर हो जाती। अब देखिए वहां 200 रन पड़े, यहाँ पर 117 106 रन टीम चेस नहीं कर पा रही थी, तो उससे क्या फायदा मिला, ये सोचने वाली बात जरूर हो जाती है। तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी अवे में जाकर अगर कुछ हमें देखने को मिलती, ट्राई सीरीज से वर्ल्ड कप आने से पहले बीच में अगर 2 सीरीज भी खेलता नेपाल बाहर जाकर, लेकिन उसमें क्वालिटी कूट कर भरी होती, टफ मैचेस होते, किसी टफ टीम के खिलाफ होते, लेकिन मानिए इससे बेटर परफॉर्मेंस नेपाल का होता जो T20 वर्ल्ड कप में हुआ, खास करके बैटिंग पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो। पहले तो वहां पर गलतियां हुई है, और यार गेम अवेयरनेस को लेकर भी जो प्रेशर में आकर जो लड़कों ने फिर से वही गलतियां की है, स्ट्राइक रोटेशन हो, ये सब चीजें हो, इन सब चीजों जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हावी होती हुई नजर आई। बिल्कुल कि अब जो है अब जैसे मान के चलिए, हमने पहले भी आपसे कहा था 25 गेंदों में माफ कीजिए 30 गेंदों में 25 रन चाहिए, हमारे पास 6-7 विकेट है, अरे ये तो मैच हमारा हो गया, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये गेम अवेयरनेस बहुत भारी पड़ी है, गुलशन का रैक नहीं करना, बहुत छोटी छोटी चीजें रही है, फील्डिंग खराब रहना, क्रूशियल कैचेस छोड़ना, जैसे हमने कल भी आपके सामने पोस्ट रखा, कैचेस में अगर आप फील्डिंग खराब करेंगे तो आप चाहे नेपाल से ऑस्ट्रेलिया, आपको उसका भुगतना जरूर पड़ेगा। आप जाकर आर्टिकल चेक कर सकते हैं हमारा फेसबुक में। क्या कहेंगे यार आप, बहुत सारी छोटी छोटी गलतियों से ये जो नेपाल की परफॉर्मेंस हुई है वो हमें देखने को मिली। वाकई में इस पर बहुत जरूर है कि हाँ, छोटी छोटी गलतियों से नेपाल हारा है, वो हमने देखा भी कैसे करके, और खासकर जो बल्लेबाजों ने जो गलतियां की हैं, फील्डर्स ने जो गलतियां की हैं, बहुत डिसअपॉइंट किया है इन 2 डिपार्टमेंट ने, बैटिंग और फील्डिंग डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। और बॉलर्स ने जो अपना मेहनत की, अपना काम किया, बहुत जल्दी उस कंडीशन पे ढले हैं, उसकी तारीफ करनी होगी। लेकिन बैट्समैन और फील्डर ने बिल्कुल पूरी तरीके से उसे लेट डाउन किया है टीम को। बहुत ज़्यादा एक अजीब गरीब क्रिकेट क्या देखने को मिला हमें, मारने वाला क्रिकेट, बेतुका शॉट मारने वाला क्रिकेट, जहां जरूरत नहीं थी वहां बल्ला घुमा रहे हैं, वहां आप छक्के मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उससे बचा जा सकता था, सिंगल लिया जा सकता था, डबल लिया जा सकता था। इस तरीके का क्रिकेट कप्तान की तरफ से भी हमें देखने को मिला, गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल रहे हैं प्लेयर्स भी हैं। तो जरूर आपने सही कहा, क्वालिटी जो मैचेस की अगर बढ़ती, अवे में बढ़ती, अवे में खेलने के आदी होने चाहिए प्लेयर्स, एशिया के प्लेयर, ये ओवरऑल मैं ये बात कर रहा हूँ जितना भी। अब मैं नेपाल से हटके थोड़ा सा कहना चाहूंगा, एशिया में आप जितना खेल रहे हैं वो उसके बजाय आप अवे में कैसा करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर, एशिया में पिचेस आउमन सेम ही होती है, स्पिन फ्रेंडली, लेकिन जब आप थोड़ा अवे में जाते हैं पिचेस चेंज होना शुरू हो जाती है, कहीं 5 ओवर 10 ओवर में बाउंस होती है, फिर स्पिन होना शुरू होती है। इस तरीके से पिचेस हमेशा जगह जगह बदलती रहती है, अनइवन बाउंस होता है। तो जरूर है क्वालिटी को ध्यान रखना चाहिए था, क्वांटिटी को नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलती मैनेजमेंट से हुई है, मैनेजमेंट कुछ और रास्ते में निकल गया था, पर बल्लेबाजों ने और फील्डर्स ने बहुत डिसअपॉइंट किया था इस पॉइंट। बिल्कुल, अभी भी हम कहेंगे अवे में खेलना शुरू करिए, अवे में आदत डलवाइए लड़कों को। अवे में अगर आप ज्यादा नहीं खेलेंगे, घर में ज्यादा सीरीज कराते जाएंगे, तो यही रिजल्ट हमें आगे भी देखने को मिल सकते हैं। अवे में आदि बनाना पड़ेगा। अब क्या है, अब इवेंट हो जाता है, उसके बाद सब भूल जाएंगे कि अरे अब क्या जरूरत है अवे सीरीज खेलने का, यही सबसे बड़ी गलती होती है। फिर जब कोई इवेंट आता है, फिर टीम अगर खराब खेलती है, तो फिर हम यही चीजें कहते रहते हैं कि अवे में जाकर खिलाइए। अवे में आदि बनाना पड़ेगा, उसको लेकर एक प्लान बनाना पड़ेगा। 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए अभी से क्या एक प्रॉपर प्लान रहेगा नेपाल के लिए नेक्स्ट वर्ल्ड कप से रिलेटेड, कि क्या प्लान यहाँ से वो लेकर चले हर डिपार्टमेंट में, कि 2026 में वो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाए। इस पे सोचा है कि एक वीडियो जरूर बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में आप बताइए अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो जरूर बनाएंगे। तो खैर ये गलतियां रही हैं, और गेम अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा रही है कि गेम अवेयरनेस को लेकर कि कहां पर हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड रन रेट कितना चाहिए, अब मुझे क्या शॉट मारना चाहिए, फील्डर्स कहां पर है, बॉल पड़ने के बाद ये इनकी स्पेस, बॉलर की बॉल पड़ने के बाद बाहर निकल रही है या नहीं, किसकी गुगली आ रही है, किसकी फ्लिपर आ रही है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा गलतियां हमें देखने को मिली है। थोड़ा सा गेम में घुसने की कोशिश करते तो जो रन्स भी आप देखेंगे जो बने हैं वो ऐसे ही बने हैं। आसिफ शेख और अनिल शाह की जो पार्टनरशिप आई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें हमें यही देखने को मिला, जब आसिफ शेख और अनिल शाह ने बहुत सूझबूझ के साथ अपने स्ट्रोक्स खेले और सिंगल्स डबल्स निकाले, और वही एग्जैक्टली कुशल और दीपेंद्र भी करने की कोशिश कर रहे थे बांग्लादेश के खिलाफ। जैसे ही ये लीग से अपने हटे, जो अपने नेचुरल गेम में आ गए, फिर से बस उठा के मारने वाले सब धराशायी आउट और सब लौट गए और टीम मैच हार गई।
दोनों ही मैचेस में ये हुआ और यही सबसे बड़ी हार की वजह रही है कि बैटिंग डिपार्टमेंट ने बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं ली, सोचा ही नहीं कि पिच क्या डिमांड कर रही है, सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, कंडीशन क्या डिमांड कर रही है, इस हिसाब से खेलना अनफॉर्चुनेटली अभी भी ये प्लेयर्स सीख नहीं पाए हैं। काफी लंबा वक्त हो चला है, लेकिन ये अब देखना पड़ेगा कि आगे टीम इस तरह से, ये सारे रीजंस रहे नेपाल के जो फेलियर रहे। यहाँ पर बैटिंग डिपार्टमेंट ने ह्यूजली डिसअपॉइंट किया है, इतने छोटे छोटे टारगेट को चेज ना कर पाना बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर उनके लिए रहा है। चलिए अब लास्ट टीम है नामीबिया की बात की जाए, क्या कहेंगे आप? नामीबिया कहां पर चूका, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रही है। बिल्कुल, नामीबिया से भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस जरूर थी और आप इतने बेहतरीन आपके पास प्लेयर भी थे, डेविड वीजा हैं, ग्रांट रास्मस, ट्रम्पलमैन, बर्नार्ड स्कॉट जैसे प्लेयर, फ्राइलिन स्मिथ जैसे, लेकिन बैटिंग डिपार्टमेंट ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। बैटिंग ऑर्डर भी जिस तरीके का था, ओपनर सॉर्ट आउट थे नहीं, ये तो पूरे एक साल से चल रहा है। एकदम लगातार उठा रहे थे इस मुद्दे को। बिल्कुल, ये तो नामीबिया के लिए पिछले 1-1.5 सालों से है कि ओपनर बिल्कुल सॉर्ट आउट नहीं है। कभी लिंजन आते हैं, कभी क्वार्ट्जे आते हैं, कभी निकोलस डेविड, मरान क्रूजर की जोड़ी आती है, तो ये चलता रहा है और ये अभी भी सॉल्व हुआ नहीं है। अभी भी आगे T20 सीरीज जब भी होगी तब भी हमें ये दिक्कत देखने को मिलेगी। उसके बाद मिडिल ऑर्डर देखें, लोअर ऑर्डर देखें, फ्लैट रहा है। ग्रांट रास्मस आप देखें, डेविड वीजा, जेजे स्मिथ और फ्राइलिन में भी कोई खासा जिम्मेदारी नहीं। बिल्कुल नहीं यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जेजे स्मिथ एंड फ्राइलिन, डेविड वीस और ग्रांट रास्मस, इनका अपने फुल कैपेबिलिटी पे ना चलना और कुछ कुछ का तो बिल्कुल ही ना चलना बहुत भारी पड़ा। बिल्कुल बहुत सही कहा आपने। और हैरानी होती है क्योंकि नामीबिया ने अवे में भी थोड़े सीरीजेस खेले थे। ये बहुत लर्न करने वाली जो जहां तक बात है, कोई टीम लर्न कर नहीं रही है। डायलॉग बहुत मारे जा रहे हैं लेकिन लर्न कोई नहीं कर रहा है। जो परफॉर्मेंस दिख रहा है उससे नहीं लग रहा। नामीबिया ने तो अवे में भी मैचेस खेले, अवे में नेपाल में आप गए थे, अफ्रीकन गेम्स में आप गए थे, कुछ प्लेयर वहां से भी सिलेक्शन होकर इस वर्ल्ड कप में आए हैं। लेकिन यार फिर वही बात है ना, गए जरूर थे लेकिन इस गेम में कितनी क्वालिटी थी ये भी देखना पड़ेगा हमें। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल वाली सीरीज का आप क्वालिटी देखें, बहुत अच्छा था। यहाँ अफ्रीकन गेम्स में आपने बात सही कही, पर फिर भी यहाँ प्लेयर्स जो है, जिस तरीके से बैटिंग डिपार्टमेंट ने डिसअपॉइंट किया है, वाकई में बहुत ज्यादा एक पुअर शो। ओमान के खिलाफ देखें, कहाँ सुपर ओवर में जा रहा है मैच, एक छोटा सा 109 वहां बल्लेबाज इतने अच्छे नामीबिया के पास, वो सुपर ओवर में जा रहा है बेवजह का, बेफजूल का। वो समझ में नहीं आया कितनी पुअर बैटिंग नामीबिया ने इस वर्ल्ड कप में दिखाई है। बहुत डिसअपॉइंट किया है नामीबिया ने, कप्तान भी खुद डिसअपॉइंट थे भी, लेकिन परफॉर्मेंस प्लेयरों से नहीं निकलवा पाए वो एज अ बैटिंग यूनिट। बॉलिंग यूनिट ने थोड़ी कोशिश जरूर की बैटिंग यूनिट के मुकाबले, पर ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस इतना अप टू द मार्क नहीं था। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं हाल रहा है। नामीबिया को अभी बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट कर रही है जब भी वो बड़े स्टेज पर आते हैं। पिछली बार उन्होंने श्रीलंका को जरूर मात दी थी, कुछ अच्छा लेकर आए थे वो, और श्रीलंका को मात देने के बाद भी वो नेक्स्ट राउंड नहीं पहुंचे, वो तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट था। यहाँ पर वो शायद आयरलैंड से या यूएस से वो भी हार गए थे, लेकिन यहाँ पर एक डिसअपॉइंटमेंट हमें देखने को मिली है। यहाँ पर बहुत ही पुअर शो रहा नामीबिया का। ओमान के खिलाफ भी 109 चेस करने में उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ी, जबकि इतनी लंबी चौड़ी बैटिंग लाइनअप आपके सामने यहाँ मौजूद थी। तो फ्रेंड, ये हाल रहे इन 5 टीमों के, क्या कि वो इस T20 वर्ल्ड कप में क्यों डिसअपॉइंटिंग कैटेगरी में जाकर बैठे हैं। किसी भी टीम ने यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली इंप्रेस नहीं किया। स्कॉटलैंड की बैटिंग यूनिट ने बहुत इंप्रेस जरूर किया, उसके बाद नेपाल की बॉलिंग यूनिट ने बहुत इंप्रेस जरूर किया। जहां पर इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है वहां बोलना बहुत जरूरी है। उसके बाद खासकर जो शुरुआत नहीं बहुत सारे वो कुछ अच्छा रहा, लेकिन ओवरऑल नामीबिया की बॉलिंग इतनी खासी नहीं रही अगर आप ट्रम्पलमैन के फर्स्ट स्पोर्ट्स को हटा दे। तो स्कॉटलैंड की बैटिंग और नेपाल की बॉलिंग, यही बस इंप्रेसिव सब पॉइंट रहा है, वरना इतना कुछ खासा हमें यहाँ पर देखने में पांचों ही टीमों ने डिसअपॉइंट किया। उम्मीद थी कि ये 5 टीमें, और नीदरलैंड नेपाल वाली टीम से तो बहुत ही थी, नीदरलैंड सुपर 8 जाए और नेपाल जो है कम से कम नीदरलैंड या बांग्लादेश को मिनिमम हम कह रहे हैं, तो साउथ अफ्रीका के भी इतने क्लोज पहुंच गए थे, तो वहां एक्सक्यूजेस बनते ही नहीं है, कम से कम हराए। लेकिन वो भी देखने को मिला, अभी भी नेपाल फुल मेंबर्स को हरा नहीं पाया है। 13 बार वो क्लैश कर चुके हैं, लेकिन अभी भी 13-0 का रेशियो चल रहा है। और वही नीदरलैंड के लिए, नीदरलैंड का शो भी बहुत खराब रहा। बहुत डिसअपॉइंट किया इन 5 टीमों ने। उनके पीछे जो बड़ी वजह नहीं है वो हमने आपके सामने डिस्कस की है इसी वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या रहा है इस पे कमेंट बॉक्स जरूर रखिए। आपको क्या लगता है इन 5 टीमों का परफॉर्मेंस क्यों खराब रहा और क्या रिजल्ट्स रहे हैं, क्या उसमें वो गुंजाइश ठीक कर सकते हैं आने वाले वक्त के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिए। और आप इसी वीडियो से सहमत है, इन रीजन से सहमत है, तो वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए चैनल से।